हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अंकित सिंह आज दोबारा हो गया हूँ प्रस्तुत आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी इस वीडियो में बात कर रहे होंगे हम शेडिंग एंड इसकी डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर ए न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, बिकॉज इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। एंड एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप आज की इस वीडियो पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो मेक श्योर कि ये अब तक की आपकी बेस्ट शेडिंग वीडियो होने वाली है। एंड इसमें हम काफी सारी नई नई चीजों के बारे में बात करेंगे एंड बहुत कुछ ऐसा नया होगा जो हम पहली बार सीख रहे होंगे। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, प्रीवियस वीडियो में यानी कि डे 1 वाली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हमें अपनी पेंसिल को होल्ड करना चाहिए। लेकिन जब भी हम बात करते हैं शेडिंग की तो यहाँ पे सिर्फ पेंसिल को होल्ड करना काफ़ी नहीं होता है। यहाँ हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं किस तरीके से हमें अपनी पेंसिल के प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्मूथ शेडिंग और एक रियलिस्टिक शेडिंग के लिए। तो जब भी हम रियलिस्टिक शेडिंग की बात करते हैं या फिर स्मूथ शेडिंग की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें अपने पेंसिल के प्रेशर को कंट्रोल करना आना चाहिए। ओके, बट मेन बात आती है कि हम इस चीज़ को प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं। मेरे सामने आपको 4 बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे एंड इन्हीं बॉक्सेस के अंदर हम इस चीज़ को प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तो साथ में एक पेपर और पेंसिल आप ज़रूर लेकर बैठे हों, और जो भी चीज़ हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं उन सभी को आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि हम जल्दी जल्दी चीज़ों को सीख रहे होंगे। आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आ रही होगी, बिकॉज सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, उसको अगर आप साथ साथ में इम्प्लीमेंट भी करोगे और सभी चीज़ों को जो भी मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो जब भी हम शेडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं वैल्यूज़ की, बिकॉज सिर्फ शेडिंग करने से कोई भी ड्राइंग रियलिस्टिक नहीं बनती है। एक ड्राइंग रियलिस्टिक तब रियलिस्टिक लगती है जब उसमें वैल्यूज़ भी ऐड हो रही होती है, शेडिंग प्लस वैल्यूज़। ओके, जैसे कि मैंने साथ में बोला था कि हम वैल्यूज़ को थोड़ा कम स्टडी करेंगे और शेडिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हम पहले शेडिंग को समझ लेते हैं, बाद में हम वैल्यूज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर सिंपली मैंने शेडिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमारी चीज़ आती है जो कि है हाईलाइट्स। सो अब यहाँ पर हाईलाइट्स हमारी क्या होती हैं। जब भी हम कोई ड्राइंग देख रहे होते हैं तो उसमें जो भी हमारा वाइट पार्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा वाइट पार्ट होता है, वो हमारा हाईलाइट्स कहलाता है। लेकिन अब बात आती है कि हाईलाइट्स को किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाईलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आप अपने ड्राइंग में हाईलाइट्स देखो ना तो वहाँ पे उस चीज़ को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, बिकॉज वाइट वाले पार्ट पे आपको पेंसिल से शेड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हाईलाइट्स के बाद अब हमारी आती है लाइट वैल्यूज़, यानी लाइट शेडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअल में। जहाँ पर मैं आपको कहूँ कि आपको डार्क शेडिंग करनी है, आप डार्क तो बहुत आसानी से कर लोगे, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ बहुत लाइट शेडिंग करनी है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। हमसे पेंसिल का प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाता है और इस वजह से ना चाहकर भी हम लाइट की जगह थोड़ी डार्क शेडिंग कर देते हैं। सो जब भी हमें लाइट शेड करना हो तो एक बात का ध्यान रखना है, पेंसिल को कभी भी आगे से होल्ड नहीं करना है। पेंसिल को हम कुछ इतना दूर से पीछे से पकड़ रहे होंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हम पेंसिल को होल्ड कर रहे होंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से हम अपने पेपर पर शेडिंग कर रहे होंगे। और ये हम इसलिए करते हैं ताकि जितना लेस अमाउंट ऑफ प्रेशर हम अपने पेपर पर अप्लाई करेंगे उतनी ही लाइट शेडिंग हमें देखने को मिलेगी एंड उतने ही बेटर और स्मूथ रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। सो गाइज, अब हम बात करते हैं हमारी मिड वैल्यूज़ की, यानी कि ड्राइंग का वो पार्ट जो ना तो ज़्यादा लाइट होता है ना ज़्यादा डार्क होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ इस पार्ट को, बिकॉज ये वो पार्ट होता है जो कि एक लाइट और डार्क वैल्यूज़ को आपस में मिक्स करने का यानी कि मर्ज करने का काम करता है और जो कि ड्राइंग में एक बहुत स्मूथ सा इफेक्ट क्रिएट करता है। सो अभी हमने बात की थी कि लाइट टोन वैल्यूज़ हम कैसे देते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया था कि हम पेंसिल को बिल्कुल पीछे से होल्ड करेंगे, हल्के हल्के हाथों से प्रेशर रिलीज़ करेंगे एंड उस तरीके से हम शेडिंग कर रहे होंगे। लेकिन जब बात करते हैं हम मीडियम टोन वैल्यूज़ की तो हम पेंसिल को थोड़ा ऊपर, बिल्कुल आगे से होल्ड नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा ऊपर से होल्ड कर रहे होंगे एंड बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम यहाँ पे प्रेशर रिलीज़ करते हुए हम शेडिंग कर रहे होंगे। और इस तरीके से देख सकते हो कि मैंने कहाँ से पेंसिल को होल्ड किया हुआ है और किस तरीके से मैं शेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड एक बात का हमें ध्यान रखना है, जब भी हम थोड़ी डार्कर वैल्यूज़ देनी होती है तो वहाँ पे हम लेयर्स भी अप्लाई करते हैं धीरे धीरे उसकी डार्कनेस को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आपको लगता है कि जो हमारी शेड है वो अभी उतनी डार्क नहीं हुए तो हम उस पर मल्टीपल लेयर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं बार बार उसी लेयर के ऊपर दूसरी लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरी लेयर, फिर तीसरी, फिर चौथी एंड सो ऑन, जब तक कि मुझे मेरा जो मैं रिजल्ट चाहता हूँ वो नहीं मिल जाता।
सो अब हम जानेंगे कि हम अपने ड्राइंग में डार्क वैल्यूज़ कैसे ऐड कर सकते हैं, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा आसान पार्ट लगता है जितना भी अभी अब तक हमने सीखा है उन सभी में। बिकॉज हमें पता है कि हमें जहाँ पे जितना ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ को दिखाना है, हमें उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना है उस डार्कनेस के अकॉर्डिंग, और उतना ही ज़्यादा डार्क शेडिंग हमें करनी है। लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से डार्क शेडिंग ऐड कर सकते हैं अपने। तो सिंपल सा फंडा है, हमें अपनी पेंसिल को इस बार सबसे आगे से होल्ड करना है, बिल्कुल आगे से, और जितना ज़्यादा हमें डार्क दिखाना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे उतना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन एक बात का यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है कि उतना ज़्यादा भी हमें ताकत नहीं लगानी है कि पेपर ही फट जाए, पेपर ही उस ताकत को बर्दाश्त ना कर पाए। तो वहाँ पे हमें अपनी शक्तियों को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंड आई होप सो अभी हम इस पार्ट को भी बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। तो एक बार जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं सभी चीज़ों को। सो गाइज, अभी तक हमने स्टडी किया शेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी शेडिंग के साथ साथ वैल्यूज़, और वैल्यूज़ को अभी तक हमने ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं किया है। अभी सिर्फ हमने इसका बेसिक्स ही कवर किया हुआ है यहाँ पे। तो सिर्फ हमने बेसिक्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें की, एंड उसके बाद हमने जाना कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट शेडिंग में हमारा होता है पेंसिल के ऊपर किस तरीके से हम अपना प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमने शेडिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला पार्ट था हमारा हाईलाइटेड पार्ट, जिसको हमने जाना कि हम ब्लैंक ही छोड़ रहे होते हैं अक्सर, बिकॉज हमें यहाँ पे बिल्कुल भी पेंसिल से शेड करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमें हाईलाइट पार्ट दिखे सिंपली हमें उसे ब्लैंक रखना है। फिर आती है हमारी लाइट टोन वैल्यू, जिसमें हमने जाना कि हमें अपनी पेंसिल को बिल्कुल पीछे से होल्ड करना है हल्के हाथों से, एंड कुछ 20 से 30 डिग्री के एंगल पे हम कुछ इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हम अपनी पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं, और उतनी लाइट वैल्यू हम अचीव कर सकते हैं। फिर हमने बात की यहाँ पे मिड टोन वैल्यूज़ की। मिड टोन वैल्यूज़ में हमने बात की कि हम पेंसिल को थोड़ा सा ऊपर से होल्ड कर रहे होंगे, बिल्कुल आगे से नहीं, थोड़ा ऊपर से होल्ड ही कर रहे होंगे। एंड उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ हम उसमें मल्टीपल लेयर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जितना हमें अपनी वैल्यूज़ को डार्क दिखाना है उसके अकॉर्डिंग। फिर हमने डार्कर टोन की बात करी। अब यहाँ डार्क और मिड टोन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी हम सेम ग्रेड की पेंसिल यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें हमेशा, जब भी हमें ज़्यादा डार्कर वैल्यूज़ दिखाते हैं तो वहाँ पे हमें उतना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 10B ग्रेड की पेंसिल की, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क होती है, एंड उसमें हमें अलग से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं बिल्कुल हल्के हाथों से भी यहाँ पे अगर मैं प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करूँगा तो वो ऑलरेडी हमारी जो डार्कनेस होगी वो हमारी मिड वैल्यू से ज़्यादा डार्क होगी। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि अगर आप सेम ग्रेड की पेंसिल यूज़ करते हो तो ज़्यादा डार्क टोन वैल्यूज़ दिखाने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। लेकिन जहाँ हम डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें जो हाई ग्रेड की पेंसिल होती है वहाँ पे उतना प्रेशर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम हल्के हाथों से भी शेडिंग करेंगे तो भी हमारा काम बन जाता है। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं हमारी ड्राइंग में शेडिंग टेक्निक्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम 6 पेंसिल शेडिंग टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हाईली यूज होती है हमारी ड्राइंग्स में, जिसमें से नंबर 1 पे आती है हमारी हैचिंग। नो डाउट कि आप में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके लिए ये नाम थोड़ा नया नया सा हो। तो हैचिंग जो टेक्निक होती है, बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है क्विक स्केचेस ड्रॉ करने के लिए। एंड आजकल तो शेडिंग में भी सबसे ज़्यादा हाईली यूज़ की जाने वाली टेक्निक में से एक बन चुकी है हमारी हैचिंग। एंड जब भी हम बात कर रहे होते हैं पेन ड्राइंग्स के बारे में, तो पेन ड्राइंग्स की एक ड्रॉबैक ये होता है कि उसमें हम उस तरीके से शेडिंग नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से हम पेंसिल से शेडिंग कर पाते हैं। तो इस वजह से हम इस तरीके की स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहे होते हैं, एंड इसी को हम हैचिंग बोलते हैं। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं हमारी सेकंड पेंसिल शेडिंग टेक्निक के बारे में, जो कि है क्रॉस हैचिंग। और ये जी नहीं है, ये C और R है। अगर आपको पढ़ने में गलती हो रही है तो आपसे गलती हो रही है, पढ़ने में, लिखने में कोई गलती नहीं है। ये जी नहीं, ये C और R है। ओके, चलिए मजाक से हट के बात करते हैं अब हमारी क्रॉस हैचिंग के बारे में। सो क्रॉस हैचिंग इज नथिंग, जस्ट इट्स अ वे टू डिस्क्राइब लाइट एंड शेडोज़। तो लाइट एंड शेडोज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसमें से एक होती है हमारी क्रॉस हैचिंग। एंड अब हम बात करते हैं इसके पैटर्न की, कि हम इसका क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं और वो जो चीज़ वो दिख रही होती है, तो उसे हम क्रॉस हैचिंग बोलते हैं। एंड ये हमेशा हमारे माइंड में फीड भी किया जाता है कि अक्सर 2 ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है, एंड उसको हम क्रॉस हैचिंग बोलते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, अब में से ज़्यादातर लोग सोचोगे कि यार मैंने तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन को एक दूसरे से कट किया हुआ है, अब मल्टीपल डायरेक्शन से लाइंस, पैरेलल लाइंस आ रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसे शेडिंग थोड़ी कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं लिखा होता है कि सिर्फ 2 ही लाइन एक दूसरे को कट करती है।
मल्टीपल लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर और मल्टीपल पैरेलल लाइन्स कैन कट ईच अदर, उसी को हम क्रॉस हैचिंग बोलते हैं। एंड अगर इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं दिखाऊं तो यहाँ रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले एक आर्टवर्क बनाया था, तो इसमें देख सकते हो मैंने हैचिंग और क्रॉस हैचिंग दोनों का ही यूज़ किया हुआ है। एंड क्रॉस हैचिंग और हैचिंग का यूज़ करके आप कुछ इस तरीके का आर्टवर्क बना सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है दिखने में भी। सो गाइज अब हम बात करने वाले हैं हमारी थर्ड पेंसिल शेडिंग टेक्निक के बारे में, जो कि है स्टिपलिंग या फिर इसे हम स्टीपल भी बोल सकते हैं। सो ये जो मेथड है या फिर ये जो टेक्निक है इसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं छोटे छोटे डॉट्स का। एंड अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम माइक्रो पेन्स यूज़ कर रहे होते हैं तब हम इस टेक्निक का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एंड आपने यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि छोटे छोटे डॉट्स का यूज़ करके जब कोई एक ड्राइंग बनाई जाती है तो वो जो टेक्निक होती है उसको हम स्टीपल टेक्निक बोलते हैं। एंड इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक आर्टवर्क बनाया था सोम साठ सर का, एंड जिसमें मैंने स्टीपल टेक्निक का यूज़ किया था, छोटे छोटे डॉट्स का यूज़ किया था। एंड ये ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, अगर आप चाहो तो जाके विजिट भी कर सकते हो, देख सकते हो इस वीडियो को। इसके पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो इसका पैटर्न बहुत आसान है समझना। सिर्फ हमें एक ही बात को ध्यान में रखना है कि जितनी भी हमें डार्कर वैल्यूज़ दिखानी है वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स का यूज़ करना है। एंड जितने भी हाईलाइटेड पार्ट्स होते हैं हमारे वहाँ हमें कम से कम डॉट्स का यूज़ करना है। एंड आई होप सो कि आप इस ट्रिपल टेक्निक का यूज़ करके बहुत सारे आर्टवर्क्स बना रहे होंगे एंड इस चीज़ को प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे एंड आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। सो गाइज अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ शेडिंग टेक्निक के बारे में, जो कि है स्क्रिबलिंग या फिर इसे हम स्क्रिबल आर्ट भी बोल सकते हैं। एंड हम में से ज़्यादातर लोगों ने स्क्रिबल आर्ट देखे होंगे और जब भी हम ऐसे आर्टवर्क्स देखते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि यार एक्चुअली में ये किस तरीके से ड्रॉ किया होगा। एंड इसी चीज़ को समझाने के लिए इसके पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो पैटर्न होता है बहुत अलग सा होता है, इसमें हम रैंडम डायरेक्शन में पेंसिल को मूव कर रहे होते हैं। एंड सिंपल सा फंडा है, जो भी डार्कर वैल्यू जहाँ पे हमें दिखानी होती है वहाँ पे हम ज़्यादा पेंसिल को मूव कर रहे होते हैं। एंड जहाँ पे हमें लाइट और हाईलाइट्स दिखाने होते हैं वहाँ पे हम पेंसिल को थोड़ा कम ही मूव कर रहे होते हैं। तो सिंपल सी इसकी टेक्निक है। एंड इस टेक्निक को यूज़ करके कुछ आर्टवर्क्स में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ ऑलरेडी पास्ट में आर्टवर्क्स बनाए हुए हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसमें से मेरा फेवरेट अगर मैं बोलूँ तो मेरा फेवरेट है मनी हिस्ट का, जो कि मैंने सबसे पहला स्क्रिबल आर्ट बनाया था अपना। एंड इन सभी की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शेडिंग टेक्निक के ऊपर। अब हम बात करते हैं हमारी पांचवी टेक्निक के बारे में, जो कि है कंटूरिंग। एंड मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लोगों के लिए ये नाम आज कुछ नया नया सा होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में हम बात करते हैं, इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अभी आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। कंटूरिंग में हम ज़्यादातर जो होते हैं पैरेलल और कर्व लाइंस का यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए। एंड ज़्यादातर कंटूरिंग का यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक 3D लुक देने के लिए, तो वहाँ पर हम कंटूरिंग का यूज़ करते हैं। एंड इसका अगर एक एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊँ तो जलेबी जो होती है एक पैरेलल लाइंस में मूव कर रही होती है, तो वो भी एक कंटूरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल है। एंड यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे हैचिंग में और कंटूरिंग में क्या डिफरेंस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हैचिंग जो होती है उसमें हम पैरेलल और स्ट्रेट लाइंस यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब बात आती है कंटूरिंग की तो वहाँ पे हम पैरेलल और कर्व लाइंस का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हैचिंग और कंटूरिंग में। आई होप सो आप समझ गए होंगे इसको। अब हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट शेडिंग टेक्निक के बारे में, जो कि है सर्कुलिज्म। एंड जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, वही हम एग्जैक्टली करने वाले हैं। इसमें हम छोटे छोटे सर्कल्स को ड्रॉ करने वाले हैं एंड उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस बड़े सर्कल को शेड करने वाले हैं यहाँ पे। तो जो हमारा स्क्रिबल आर्ट होता है और जो हमारा सर्कुलिज्म है इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा खास डिफरेंस नहीं है। जो हम स्क्रिबल होता है उसमें हम रैंडम डायरेक्शन में पेंसिल को मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी हम बात कर रहे होते हैं सर्कुलिज्म की तो वहाँ पर हम ज़्यादातर जो है अपनी पेंसिल को सर्कल्स के पैटर्न में मूव कर रहे होते हैं, जो कि हम जलेबी वाला पैटर्न भी अगर माइंड में याद रखें तो उसी एग्जैक्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे शेडिंग करनी है। एंड कुछ लोग नोटिस कर रहे होंगे कि आज मैंने काफ़ी बार जलेबी का नाम लिया, मुझे नहीं पता कि मेरे माइंड में क्यों जलेबी आ रही है, बट मैं आज काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को जलेबी से रिलेट कर पा रहा हूँ, इसलिए शायद मेरे माइंड में जलेबी बार बार वर्ड आ रहा है। एंड कुछ लोग कहेंगे कि भाई बस शांत हो जाओ, जलेबी का नाम मत ले, ठंड का टाइम है और गर्मा गर्म जलेबी, ओए होए। बस ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जलेबी का नाम लेता हूँ। हम फोकस करते हैं हमारी ड्राइंग और कॉन्सेप्ट पे। बस ख़त्म ही हो चुका है यहाँ पे।
सर्कुलरिज्म में किस तरीके से हम डार्क वैल्यूज और हाईलाइटेड पार्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं, तो वही सेम फंडा जो अभी तक हम प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। जहाँ पे भी हमें डार्क वैल्यूज दिखानी है वहाँ पे हमें ज़्यादा सर्कल ड्रॉ करेंगे, एंड जहाँ पे हमें हाईलाइटेड पार्ट दिखाने हैं वहाँ हम कम सर्कल ड्रॉ कर रहे होंगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, एंड इसी के साथ हमारा आज का ये शेडिंग टेक्निक वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, और हम थोड़ा हाथों को भी थोड़ा कष्ट दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करके बता सकते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। एंड मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी ऐसे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, एंड जो लोग रह गए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं कि कब तक आप खुद को रोक पाते हो इस चैनल को, यानी कि गीतम आर्ट्स को सब्सक्राइब करने से। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि डे 3 में हम बात कर रहे होंगे। ना अभी नहीं बताऊंगा, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही। वेल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।